नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की जो ये दुनिया भर में दौड़ चल रही है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खासकर भारत और चीन की क्या स्थिति है इसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बताती हैं कि ये रेस तो अब बस अमेरिका और चीन के बीच ही सिमट गई है। और भारत मतलब हमारे पास क्षमताएं तो हैं, पर ऐसा लग रहा है कि हम कहीं पीछे छूट रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? नमस्कार। हाँ, ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है जो आपने उठाया। देखिए, एआई में कौन आगे है, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कौन नई टेक्नोलॉजी बना रहा है। ये एक आप कह सकती हैं एक पूरा पैकेज है। इसमें सही रणनीति, बहुत सारा निवेश, सरकार का तालमेल और पूरा का पूरा माहौल मतलब इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। और अगर हम आंकड़ों को देखें तो हाँ, ऐसा लगता है कि चीन ने इन सब मामलों में काफी तेजी दिखाई है। अच्छा, तो चलिए आंकड़ों से ही शुरू करते हैं। निवेश की बात करें तो सुनने में आया है कि फर्क बहुत ज्यादा है। चीन का सरकारी एआई निवेश करीब $47.5 बिलियन बताया जा रहा है। हाँ, लगभग उतना ही। और इसकी तुलना में भारत का जो इंडिया एआई मिशन है, उसका बजट 5 साल के लिए सिर्फ $1.25 बिलियन है। सिर्फ 1.25 बिलियन 5 साल में? ये तो मतलब जमीन आसमान का फर्क हो गया। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ सरकारी पैसे की बात है। अगर आप प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट देखें 2024 का, तो उसमें भी चीन लगभग $9.3 बिलियन पर है और भारत $1.16 बिलियन के आसपास। अंदाजा ये है कि 2025 तक चीन का कुल एआई निवेश सरकारी और प्राइवेट मिलाकर $98 बिलियन तक पहुंच सकता है। बाप रे, 98 बिलियन! हाँ, और इतने बड़े पैसे से होता ये है कि वो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाते हैं, दुनिया भर से अच्छा टैलेंट खींच पाते हैं और लंबे चलने वाले रिसर्च प्रोग्राम चला सकते हैं। उनका जो अभी हाल ही में $8.2 बिलियन का एआई इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड आया है, वो अकेला फंड ही भारत के पूरे 5 साल के मिशन बजट से कई गुना बढ़ा है। ये हुई पैसे की बात, लेकिन सिर्फ पैसा लगाने से तो नहीं होता। सही दिशा, सही रणनीति भी चाहिए। यहाँ चीन हमसे अलग कैसे है? आपने कहा 2017 में ही उन्होंने कुछ प्लान बना लिया था। हाँ, बिल्कुल सही। चीन ने 2017 में ही एक बहुत स्पष्ट, डिटेल्ड नेशनल एआई प्लान सामने रखा था। और कमाल की बात यह है कि उसमें सरकार, यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री के बीच गजब का तालमेल दिखता है। मतलब एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, एक मिशन की तरह काम कर रहे हैं। और भारत में? भारत में देखिए, कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन वो थोड़ी बिखरी हुई लगती हैं। मतलब नीति आयोग है, मीटी है, दूसरी एजेंसियां हैं, पर एक क्लियर सेंट्रल डायरेक्शन या लीडरशिप की थोड़ी कमी महसूस होती है। अच्छा, रणनीति के अलावा जमीन पर इनोवेशन कैसा हो रहा है? रिसर्च, पेटेंट्स, उस मोर्चे पर क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ भी आंकड़े चीन के पक्ष में ज्यादा दिखते हैं। अगर हम 2014 से 2023 का समय देखें, तो चीन ने लगभग 38,210 एआई पेटेंट फाइल किए। 38,000। और भारत में? भारत ने उसी दौरान करीब 1350 पेटेंट फाइल किए। सिर्फ 1350? हाँ, अब देखिए, सिर्फ पेटेंट की संख्या ही सब कुछ नहीं होती, क्वालिटी भी मायने रखती है। लेकिन ये एक ट्रेंड तो दिखाता ही है। और चीनी रिसर्च की क्वालिटी भी अब बेहतर हो रही है। हाँ, मैंने भी सुना है। वो एक चीनी स्टार्टअप था, डीप सीक, उसने कुछ कमाल किया था हाल में। हाँ, वो काफी चर्चा में रहा। डीप सीक ने ओपन एआई का जो बहुत पावरफुल मॉडल है, GPT-4, उसके लेवल का या उससे टक्कर लेने वाला एआई मॉडल बनाने का दावा किया। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उन्होंने ये बहुत ही कम कंप्यूटिंग कॉस्ट में किया, करीब $6 मिलियन में, जबकि GPT-4 बनाने में अंदाजन $100 मिलियन लगे होंगे। अरे वाह, $6 मिलियन बनाम 100 मिलियन! हाँ, तो ये दिखाता है कि सिर्फ बेतहाशा पैसा खर्च करना ही जरूरी नहीं। अगर आप स्मार्ट तरीके से इनोवेशन करें तो कम लागत में भी बड़ी चीजें हो सकती हैं। सही बात है, लेकिन ऐसे बड़े मॉडल बनाने और चलाने के लिए तो जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। सुपर कंप्यूटर, डेटा सेंटर। इस मामले में हम चीन से कहाँ ठहरते हैं? चीन अब दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स का घर बन चुका है। तुलना करें तो भारत का जो सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर है, एरावत, वो दुनिया में 75वें नंबर पर आता है। 73वें नंबर पर? हाँ, और एक और चिंता की बात यह है कि दुनिया की कुल एआई कंप्यूटिंग क्षमता का सिर्फ 2% ही भारत के पास है। सिर्फ 2%? ये तो बहुत ही कम है। बिल्कुल, ये एक बड़ा गैप है जिसे भरने की जरूरत है। लेकिन एक बात जो अक्सर कही जाती है वो ये कि भारत के पास एआई प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी संख्या है। इंजीनियर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं। क्या ये हमारी ताकत नहीं है?
देखिए, ये बात सही है कि संख्या के हिसाब से भारत में एआई ग्रेजुएट शायद ज्यादा हो, लेकिन इसमें एक पेच है। एक अनुमान ये कहता है कि 2027 तक भारत में 10 लाख से ज्यादा एआई प्रोफेशनल्स की कमी हो सकती है। मतलब डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा होगी। अच्छा, कमी होगी। हाँ, दूसरी तरफ चीन है, जो न सिर्फ टैलेंट पैदा कर रहा है, बल्कि उन्हें देश में रोक कर रखने में और जो बाहर चले गए हैं उन्हें वापस लाने में भी ज्यादा सफल रहा है। उनके पास स्पेशल एआई कोर्स हैं, बाहर से टैलेंट को वापस लाने के लिए आकर्षक प्रोग्राम्स हैं। तो ये सारी बातें सुनकर तो लगता है कि भारत के लिए आगे की राह काफी मुश्किल है। चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन क्या कुछ मौके भी हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं? बेहतर तालमेल बिठाना होगा। और सबसे जरूरी, हमें सिर्फ एआई की सर्विस एप्लीकेशन पर ही फोकस नहीं करना है, बल्कि फंडामेंटल रिसर्च और नए प्रोडक्ट्स बनाने पर भी जोर देना होगा। लेकिन हाँ, उम्मीदें भी हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत है हमारी युवा आबादी, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। दूसरा, हमारा जो लोकतांत्रिक माहौल है वो अलग तरह के इनोवेशन को बढ़ावा दे सकता है। और हमारे पास एक मजबूत टेक टैलेंट बेस तो है ही। अगर सही रणनीति बने और उसे लागू करने की मजबूत इच्छा शक्ति हो तो इन ताकतों का फायदा जरूर उठाया जा सकता है। तो मतलब संक्षेप में कहें तो एआई की इस रेस में चीन फिलहाल तो साफ तौर पर बहुत आगे निकल गया है। उनकी फोकस रणनीति, भारी निवेश और उसको लागू करने का तरीका, ये सब काम कर रहा है। भारत के लिए रास्ता कठिन है, पर नामुमकिन नहीं। बिल्कुल, भारत को अपनी जो अंदरूनी ताकतें हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए अपने सोचने और काम करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाना होगा। बहुत ज्यादा निवेश, एकदम स्पष्ट रणनीति और मजबूत पॉलिटिकल विल चाहिए होगी। और वो डीप सीक वाला उदाहरण हमें याद दिलाता है कि कम लागत में स्मार्ट इनोवेशन बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए सही माहौल, सही इकोसिस्टम और सपोर्ट बहुत जरूरी है। ये डीप सीक वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या भारत को चीन की तरह ही भारी भरकम निवेश वाले रास्ते पर चलना चाहिए, या फिर अपनी जो लोकतांत्रिक जड़ें हैं, जो जमीनी स्तर पर इनोवेशन की क्षमता है, उसका फायदा उठाकर कोई बिल्कुल नया, एक भारतीय एआई मॉडल, एक भारतीय रास्ता बनाना चाहिए? ये सवाल शायद आने वाले वक्त का सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। इस पूरे विश्लेषण पर आपके क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये बातचीत, ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।